तो बहुत सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइस हम लोग पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहला होता है क्लास 10th में पढ़ा था और क्लास 12th में भी पढ़ना है जनरेटर। क्या पढ़ना है? जनरेटर। एसी जनरेटर, डीसी जनरेटर होता है, वैसे मोटर होता है। फिर एक हम लोग और भी पढ़ते हैं मूविंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्ट मीटर। ये सारे डिवाइस हैं। ये क्या है? डिवाइस, जिनका एक पर्टिकुलर कुछ काम होता है। जैसे अगर हम जनरेटर की बात करें तो जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हाँ या नहीं? और वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? वो फैराडेज लॉ पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? फैराडेज। अगर मोटर की बात करते हैं तो मोटर कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। और वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? ये वर्क करता है कि कोई भी अगर कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर क्या लगता है? टॉर्क। क्या लगता है? टॉर्क। अब देखो क्या होता है ना कि ट्रांसफार्मर का जरूरत क्यों पड़ा। इंडिया में जो होता है ना एनर्जी, जैसे ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी तुमको मिल रहा है, जैसे ये फैन चल रहा है, बल्ब चल रहा है, ये एसी है। क्या है? एसी। एसी चैप्टर ही पढ़ रहे थे, अल्टरनेटिंग करंट। हाँ या नहीं? और ये अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस होता है एसी जनरेटर से। अभी बताते हैं मैकेनिकल से किस में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल। और वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, जो वोल्टेज और करंट है, वो क्या है? अल्टरनेटिंग। क्या है? अल्टरनेटिंग। मतलब कंटिन्यूअसली वो टाइम के साथ क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। हाँ या नहीं? तो मान लेते हैं मेरे पास एक डिवाइस है, जैसे ये तुम्हारा लेड बल्ब है। तो ये लेड बल्ब का मान लेते हैं रेटिंग है 220 वोल्ट। 220 वोल्ट पे ये ऑपरेट करेगा। अरे है नहीं? मान लेते हैं 220 वोल्ट और 10 एम्पियर करंट पे ऑपरेट कर रहा है। अगर इसको ज़्यादा वोल्टेज लगाओगे तो ये या तो जल जाएगा, खराब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, होगा ना? तो जो पावर जनरेटिंग स्टेशन है जहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, तो वो जो जनरेटर प्रोड्यूस करता है वो प्रोड्यूस करता है 1.1 किलो वोल्ट। 1.1 किलो वोल्ट। क्लियर है ना? कितना प्रोड्यूस करता है? 1.1 किलो वोल्ट। अगर वोल्ट में कन्वर्ट करोगे तो हो जाएगा 1.1 मल्टीप्लाइड विद 1000। अरे हाँ या नहीं? तो 1100 वोल्ट के आसपास है। अरे 1.1 किलो वोल्ट को अगर वोल्ट में कन्वर्ट करोगे तो 1.1 मल्टीप्लाइड विद, अरे 1 into 30 ना, अरे 1 पे 30 ना, तो ये आ जाएगा 1100 वोल्ट। और 1100 वोल्ट तुम लोग लगा नहीं सकते हैं। अब सबसे पहले वो वोल्टेज को बढ़ाया जाता है। क्या किया जाता है? बढ़ाया जाता है। आगे जाके तुम पढ़ोगे ये जो बड़े बड़े लाइन देखते हो, जब हाईवे से जाते हो देखना ऊंचा ऊंचा टावर लगा रहता है और उससे वायर जा रहा है ना, तो वो बहुत हाई वोल्टेज का है। वो 11 के मल्टीपल में होता है। 11 किलो वोल्ट, 33 किलो वोल्ट, 66 किलो वोल्ट, 132 किलो वोल्ट। तो सबसे पहले प्रोड्यूस हुआ है कितना? 1.1। लेकिन उसको वोल्टेज को बढ़ाया जा रहा है। कितना किया जा रहा है? 132, 66। उसका भी रीजन है। जैसे मान लेते हैं हजारीबाग में कोई, यहाँ पे नियर बाय हजारीबाग टाउन के नियर बाय में कोई पावर जनरेटिंग स्टेशन है? कोई भी पावर जनरेटिंग स्टेशन है? यहाँ पे कोई भी पावर जनरेट नहीं होता है। ये कोडरमा से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? कोडरमा से। तो कोडरमा और हजारीबाग का डिस्टेंस तो क्वाइट लार्ज है। लगभग अगर हम लोग 80-90 किलोमीटर भी लें, यही एनर्जी दिल्ली भी ट्रांसफर हो रहा है, तो ये डिस्टेंस काफी बड़ा है ना। तो जैसे जैसे पावर वायर के थ्रू जाता है तो एनर्जी का लॉस होता है। एनर्जी का क्या होता है? लॉस। और अगर वोल्टेज बढ़ाओगे, आगे चल के पढ़ेंगे, तो एनर्जी लॉस क्या हो जाता है? कम। तो सबसे पहले वोल्टेज को बढ़ाया जाता है। तो पावर जनरेट हुआ 1.1। कितना हुआ? 1.1 किलो वोल्ट। लेकिन उसको बढ़ा के कितना किया दिया गया? मान लेते 132। और 132 किलो वोल्ट आया तुमको हजारीबाग में, और 132 तो मुझे चाहिए नहीं, तो फिर से उसको क्या किया जाता है? घटाया जाता है। वोल्टेज को डाउन करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे देखो, जो इसको बोलते हैं पावर सब स्टेशंस, पावर जनरेटिंग स्टेशंस नहीं है। जो कोर्रा साइड में जाते हो या फिर यहाँ पे जो देखते हो डीवीसी में, वो पावर जनरेटिंग स्टेशंस नहीं है। इसको बोलते हैं पावर सब स्टेशंस। ये वोल्टेज को डाउन करता है। वोल्टेज को क्या करता है? डाउन। बोले 132 को 11 कर देगा, या 22 या 33 करेगा। फिर तुम्हारे लोकेलिटी में आया ना, तुम्हारे मोहल्ले में, फिर वो 11 किलो वोल्ट से कितना आ जाता है? 220, क्योंकि 220 मुझे चाहिए। अरे हाँ नहीं? तो ये काम करेगा कौन? ये काम करेगा ट्रांसफॉर्मर। क्या करेगा? ट्रांसफॉर्मर। नाम ही बता रहा है, ट्रांसफॉर्म। क्या करेगा? ट्रांसफॉर्म। तुमको ट्रांसफॉर्म करेगा। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे वोल्टेज और करंट को ट्रांसफॉर्म किया जाता है। वोल्टेज को या तो बढ़ाएगा या तो घटाएगा, करंट को या तो बढ़ाएगा या तो घटाएगा। तो ऐसे डिवाइस, इलेक्ट्रिकल डिवाइस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर।
क्या बोलते हैं? ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है क्योंकि इसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है। जनरेटर और मोटर में मेरा क्या है? मूविंग पार्ट। अरे हाँ या ना? तो ट्रांसफार्मर क्या करता है? ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है जिसमें जिस पार्ट्स होते हैं वो रुके हुए होते हैं, वो मूव नहीं करते हैं। और वो क्या करेगा? एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करेगा वन लेवल टू अदर एट कांस्टेंट पावर। पहला हो गया, फर्स्ट ट्रांसफार्मर करते हैं किसको है। दूसरा है ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? तो ये वर्क करता है म्यूचुअल इंडक्शन पे। किस पे वर्क करता है? म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ाए थे। इसमें दो कॉइल होने चाहिए। कितने कॉइल होने चाहिए? दो। अगर एक कॉइल में करंट बढ़ रहा है या घट रहा है, ये वाला कॉइल मान लेते हैं C1 है, इस कॉइल में अगर करंट बढ़ रहा है या घट रहा है तो इसमें भी EMF इंड्यूस हो जाएगा या इसमें भी करंट आ जाएगा। आएगा ना? पड़ोसी में अगर चेंज हो रहा है फ्लक्स या करंट, तो उसका जो पड़ोसी है, मतलब दो आदमी है, अरे हाँ नहीं, कॉइल 1 और कॉइल 2 दोनों अगर एक दूसरे का पड़ोसी है, तो एक कॉइल में अगर कोई करंट चेंज कर रहा हो या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहा हो तो दूसरे कॉइल में क्या कर इंड्यूस होगा? EMF, जो उसको क्या करेगा? अपोज। इस प्रोसेस को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, और जो EMF इंड्यूस होता है इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन प्रोसेस। हाँ या नहीं? तो ये हो गया सेकंड पार्ट। तो अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर? म्यूचुअल इंडक्शन। क्या है? म्यूचुअल इंडक्शन। देन व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्शन? अगर बोले कि इसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए तो बोलिएगा म्यूचुअल इंडक्शन इज अ प्रोसेस in which EMF is induced in a coil. EMF is induced in a coil due to change in magnetic flux in neighboring coil. हाँ या नहीं? और due to change in current in neighboring coil. हाँ या नहीं? क्लियर है? अब देखते हैं बनता कैसे। तो क्या किया जाता है ना कि मैं तुमको एक पेपर लिख के दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो मेरे पास बहुत सारे पेपर्स हैं, दिख रहा है क्या? अरे बोलो यार, ये पहला वाला पेपर है, फाइन पेपर है, अरे समझना है सबको। ये मेरे पास दूसरा पेपर है, है नहीं? और ये थर्ड पेपर, 3 पेपर्स है। अरे है नहीं? वैसे मेटल का सीट होता है। मेटल का क्या होता है? सीट। पतला पतला चादर होता है, जो हम लोग चादर बोलते हैं ना, चादर टाइप का। अरे सीट यार। अब सारे सीट को स्टैक किया जाता है। सारे सीट को क्या किया जाता है? स्टैक, जोड़ा जाता है नहीं? जैसे सबसे पहले तुम बताओ, अगर इस पेज को इस पेज के साथ हमको ये करना, स्टैक करना है, तो बीच में ग्लू लगाएंगे? लगाएंगे ना यार? अरे बोलो यार। वैसे ही दो मेटल शीट्स के बीच में ग्लू पतला सा लगाया जाता है, इंसुलेटर। क्या लगाया जाता है? इंसुलेटर। इस तरह करते करते मोटा सा एक मेटल का बनाया जाता है। समझ में आ रहा है ना? अरे है नहीं? और बीच में इसका ऐसे करके, अगर तुम पेपर मेरे को दोगे तो मैं करके दिखा सकता हूँ। हाँ तो जल्दी से, क्विक पीछे दो, पीछे। तो सबसे पहले एक मेटल का बहुत सारा मोटा सा ये सीट बनाया गया। अरे है नहीं? और इससे कुछ पार्ट कट करके निकाल दिया गया। देखो मैं कट करके निकालता हूँ और देखना शेप किस टाइप का बनेगा। एकदम आसान है, कुछ नहीं करना मेरे भाई। पढ़े हो क्या ट्रांसफार्मर? अभी तो नहीं पढ़े होगे। देखो इस टाइप का बन जाएगा, बीच में खाली हो गया। अरे है नहीं? तो ये वाला और ये वाला जो दो एंड मिल रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं लिम्ब। क्या बोलते हैं? लिम्ब। और ये पूरे को हम लोग बोलते हैं कोर। क्या बोलते हैं? कोर। इस कोर का नाम है लैमिनेटेड कोर। क्या नाम है इसका? लैमिनेटेड कोर। अरे है नहीं? जब एक पतला सीट को दूसरे पतले सीट के साथ, तीसरे पतले सीट के साथ, चौथे पतले सीट के साथ हम लोग कनेक्ट करते जाएंगे तो जो बनेगा उस कोर को हम लोग बोलते हैं लैमिनेटेड कोर। जनरेटर में भी वही होता है। जनरेटर और मोटर में भी वही होता है। जो सिलेंडर का टाइप दिखता है ना, वो परफेक्टली सिलेंडर नहीं होता है, खांचा बना होता है, कटा होता है चारों साइड से। यार घर जाना और देखना सब समझ पा रहा ना? तो उसको भी बोलते हैं लैमिनेटेड कोर। क्या बोलते हैं? लैमिनेटेड कोर। और ऐसा इसलिए किया जाता है कि ताकि करंट के रास्ते को रोका जा सके। अगर पूरा का पूरा मोटा सा गत्ता टाइप का होगा तो पूरे का बॉडी में करंट फ्लो करेगा ना? लेकिन मान लेते हैं बीच में इंसुलेटर डाल दिए तो करंट ये वाला जो था इसमें था, दूसरे में जाएगा क्या? नहीं। करंट के पाथ को रोका जाता है कोर में, और करंट कम जाएगा तो लॉस भी क्या होगा? कम। क्योंकि हम लोग जानते हैं अगर कोई भी मेटल चीज है और उसमें अगर करंट फ्लो कर रहा है तो वो हीट हो जाता है। हीटिंग होता है ना यार। हम लोग का सिलेबस में था एक एडी करंट लॉस, जो कि नहीं पढ़ना। और देखो कुछ टर्म्स में बताऊंगा तो कंफ्यूज नहीं करना।
एकदम सिंपल रखेंगे। तो कोर कैसा होता है, दो टाइप का ट्रांसफार्मर होता है कंस्ट्रक्शन वाइज। तो सबसे पहला हम बोलते हैं उसको लोग बोलते हैं कोर टाइप ट्रांसफार्मर। क्या बोलते हैं, कोर टाइप ट्रांसफार्मर। यहाँ सीखने की कोशिश करना, तो दिमाग से पूरा उड़ा मत देना। तो देखो सबसे पहले मैं ऐसे डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। टू टाइप्स का ट्रांसफार्मर होता है। अभी तुमको जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किए तो जिस तरह करके बताए थे वही स्ट्रक्चर होता है। दिख रहा है क्या? अरे हाँ या नहीं? बोलो यार, कुछ तो लोग यार, चुपचाप नहीं रहना यार। चुपचाप रहोगे कैसे होगा? ठीक है ना? अरे बोलो यार। ये वाला पार्ट मेटल वाला पार्ट है। अरे हाँ या नहीं? और ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस से बना होता है। कैसे बना होता है? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बताए थे क्या क्या होता है? आयरन। क्या होता है? आयरन। क्या होता है? निकल। क्या होता है? निकल। कोबाल्ट। हाँ या नहीं? ये सब है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। या स्टील। क्या है? स्टील। तो ये स्पेशल मटेरियल का बना होता है, एलॉय का, जिसमें आपका निकल भी हो, आयरन भी हो। अरे हाँ या नहीं? तो बोलो यार। जिसका मैग्नेटिक परमिएबिलिटी वेरी हाई। क्या? मैग्नेटिक परमिएबिलिटी वेरी हाई। म्यू आर क्या होना चाहिए? वेरी वेरी हाई होना चाहिए। अरे हाँ या नहीं? तो ऐसा जब होगा, इसका मतलब परमिएबिलिटी का मतलब क्या होता है बता चुके हैं। एबिलिटी टू अलाउ, एबिलिटी टू अलाउ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टू पास थ्रू। तो जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक होगा उतना ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा ना। क्लियर है क्या? अरे बोलो यार। और एक टर्म बताए थे हिस्टेरिसिस लॉस। क्या बताए थे? हिस्टेरिसिस लॉस। और हिस्टेरिसिस लॉस क्या होता है आगे हम बताएंगे भी। तो सबसे पहले ये कोर हो गया। ये क्या हो गया? कोर। इसको हम लोग बोलते हैं कोर। क्या बोलते हैं? कोर। और ये जो दोनों साइड दिख रहा ना, ये वाला साइड, इसको बोलते हैं लिम्ब। क्या बोलते हैं? लिम्ब। पैर, दो पैर में रहना, उसी तरह इस पे स्टैंड करता है। अब क्या होता है कि इस पे वाइंडिंग दिया जाता है। क्या दिया जाता है? वाइंडिंग कॉपर का। इसके ऊपर हम लपेटते जाएंगे। दिख रहा है क्या? इस पे कॉपर वाइंडिंग होता है। खुद से बना सकते हो ट्रांसफार्मर। इधर एक कर दी और इधर भी दूसरे लीन पे भी कर दी। क्लियर है ना? हाँ या ना? ये दो क्लियर है। तो ये कोर हो गया। ये वाला और ये वाला पार्ट तुम लोग बोलते हैं इंसुलेटेड कॉपर वाइंडिंग। इंसुलेटेड कॉपर वाइंडिंग। हाँ या नहीं? इधर वाले को जिधर हम लोग इनपुट डालते हैं इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग। क्या बोलते हैं? प्राइमरी वाइंडिंग। और इधर से ही आप इनपुट दोगे, मतलब जो वोल्टेज को बढ़ाना है या घटाना है, इधर से डालोगे उधर से निकलेगा। हाँ या नहीं? आलू सोना वाला नहीं सुनो क्या? कितना बार हम तो बता चुके हैं, लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आलू डालोगे तो आलू ही मिलेगा, मतलब वोल्टेज डालोगे वोल्टेज, करंट डालोगे तो दूसरा चीज नहीं मिलेगा। प्राइमरी वाइंडिंग ये क्या है? प्राइमरी। और ये क्या है? सेकेंडरी। अरे है नहीं? ये है आपका सेकेंडरी वाइंडिंग। और प्राइमरी साइड में हम लोग देंगे इनपुट। प्राइमरी साइड में क्या देंगे? इनपुट। इधर इनपुट अप्लाई करेंगे और इधर से आपको क्या मिलेगा? आउटपुट। अरे बोलो यार। और ये एक एसी डिवाइस है। कैसा डिवाइस है? एसी। ये मत बोल देना कि सर जनरेटर एसी और डीसी होता है। क्या? बोल बोल बोल। डीसी तो बैटरी हो गया ना। हाँ। बैटरी सभी। हाँ बैटरी। गुड। जैसे ये अभी जैसे अभी करंट पावर कट हुआ था तो अभी इन्वर्टर चलाए थे। अरे है नहीं? तो इन्वर्टर का काम है डीसी को एसी में, क्योंकि वो बैटरी जो लगा हुआ है ना, कौन सा एनर्जी स्टोर कर रहा है? करंट। डीसी फॉर्म में ना, डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। अरे है नहीं? तो इन्वर्टर लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ता, खाली बैटरी रखते घर पे, बैटरी को चार्ज कर देते ना, डायरेक्टली यूज करते इन्वर्टर। चलो यहाँ ध्यान दो, छोड़ो उसको। तो एक साइड में इनपुट, दूसरे साइड में आउटपुट। जैसे जनरेटर एसी डीसी दोनों होता है, मोटर एसी डीसी दोनों होता है, लेकिन ट्रांसफार्मर हमेशा क्या होता है? एसी। ये सिर्फ एसी पे काम करेगा। किस पे काम करेगा? एसी। ये डीसी पे काम क्यों नहीं करेगा? तो क्वेश्चन आता है। अरे आता है ना? तो अभी हम आगे चल के धीरे धीरे अभी दो चीज छोड़ के जा रहे हैं। एक हिस्टेरिसिस बताए थे और दूसरा ये। तो देखो यहाँ ध्यान दो, इधर इनपुट डालेंगे। क्या डालेंगे? इनपुट। एसी डालेंगे। क्या डालेंगे? एसी। एसी का ये सिंबल। और इधर तुमको क्या मिलेगा? आउटपुट, जो भी बल्ब लगाना है। और ये आउटपुट किस फॉर्म में मिलेगा? एसी ही मिलेगा। अरे है नहीं? और ये तुम्हारा कोर है। ये तुम्हारा क्या है? कोर। बोलो यार। तो देखो यहाँ पे हम लोग वोल्टेज अप्लाई किए। क्या वोल्टेज अप्लाई किए हैं?
प्राइमरी वाइंडिंग में वोल्टेज अप्लाई किए AC, तो AC का अल्टरनेटिंग का इक्वेशन होता है E0 sin ओमेगा t, यस सर, होता है ना। Yes, sir. तो ये करंट देगा प्राइमरी वाइंडिंग में IP, अरे देगा। अरे मान लेते हैं कोई कंडक्टर है, कॉइल है, कॉइल में तुम करंट पास करवा दो, अगर कोई भी कॉइल में करंट पास करवा दो या करंट तुम्हें जहां पे भी दिख जाता है, मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा ना जी। Yes, sir. अरे बोलो यार। यस सर, तो जैसे इस कॉइल में करंट जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, एक साइड नॉर्थ बनेगा, दूसरे साइड साउथ, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां से निकलेगा, नॉर्थ, और जाएगा कहां, साउथ। लेकिन ऐसे डायरेक्टली नहीं जाएगा, पड़ोसी भी बगल में बैठा हुआ है ना। Yes, sir. अरे बोलो यार। यस Yes, सर, sir. तो उसके साथ लिंक होते हुए जाएगा, तो ये फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा। मान लेते हैं ये फ्लक्स प्रोड्यूस किया 5, कितना प्रोड्यूस किया, 5, यहाँ से निकला ना, यस सर, पड़ोसी से होते हुए एक डायरेक्शन हम दिखा रहे हैं। अब पूरा तो इस डायग्राम में ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, दूसरे के भी साथ गया और वापस आ गया, आया ना। यस सर, तो इसको लोग बोलते हैं फ्लक्स पाथ। तो ये है फ्लक्स, ये क्या है, फ्लक्स, इसको मेन फ्लक्स बोलते हैं। लेकिन इससे जाके इसमें जब जाएगा तो बीच में गैप है तो कुछ लॉस भी होता है, लेकिन आइडियल कंडीशन में मानते हैं कि जितना कॉइल C1 प्रोड्यूस कर रहा है या प्राइमरी वाइंडिंग जितना प्रोड्यूस कर रहा है, इतना ही सेकंड अरे होगा ना। Yes, sir. अब देखो इसमें टर्न्स है 1 2 3 4 5 6 7 कुछ होगा ना। Yes, sir. अरे बोलो यार। Yes, sir. नंबर ऑफ टर्न्स इसमें हम प्राइमरी वाइंडिंग में NP मानते हैं, क्या मानते हैं, NP. सेकेंडरी में कितना मान लेते हैं, NS. NS। अरे 1 2 3 4 5 कुछ होगा नंबर। Yes, sir. तो बताओ कि ये फ्लक्स कांस्टेंट होगा या चेंज करेगा, ये चेंज करेगा, क्या करेगा, चेंज। Change. क्योंकि सबसे पहले जो तुमने वोल्टेज अप्लाई किया, क्या अप्लाई किया, वोल्टेज। Voltage. एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम मान लेते हैं ये पॉजिटिव है, ये क्या है, Negative. नेगेटिव, अल्टरनेटिंग है ना। यस Yes, तो सर, हमेशा टाइम के साथ क्या करता है, Change. चेंज। तो वोल्टेज चेंज कर रहा है तो करंट चेंज नहीं करेगा। Yes, sir. और जब करंट चेंज करेगा तो जो फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा वो भी चेंज करेगा। Yes. और अगर फ्लक्स चेंज कर रहा है तो क्या इंड्यूस होता है, EMF। अरे है नहीं, यस सर, ऑटोमेटिक ये वाइंडिंग में, प्राइमरी वाइंडिंग में इंड्यूस ईएमएफ होगा, अरे होगा ना। यस सर, मान लेते हैं जो इंड्यूस ईएमएफ है, इसको हम लोग V लेना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ प्राइमरी वोल्टेज। अच्छा इसको हम लोग ये ले लेते हैं V, क्लियर है ना, VP मान लेता हूँ, VP प्राइमरी वोल्टेज जो अप्लाई किया वो कितना है, VP। V0 sin ओमेगा t भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो बोलो यार। Yes, sir. और इसमें इंड्यूस ईएमएफ जो हुआ उसको मैं मान लेता हूँ EP। अरे ये करंट जो चेंज हो रहा है उसके कारण इसमें जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो क्या हुआ, प्लस EP होगा ना। Yes, sir. अब ये फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल के साथ भी लिंक है यस सर, और चेंज करा तो इसमें भी ईएमएफ इंड्यूस होगा, यस सर, यस, प्लस माइनस सेकेंडरी कॉइल में जो इंड्यूस ईएमएफ, इसको क्या मान लेते हैं, EX। अब एक पॉजिटिव बन गया, दूसरा क्या, नेगेटिव। तो पॉजिटिव से कहां जाएगा, नेगेटिव। यहाँ बल्ब होगा तो बल्ब जलने लगेगा, तो यहाँ कुछ वोल्टेज मिलेगा, V इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू IR। प्राइमरी में वोल्टेज अप्लाई किया VP और सेकेंडरी में कितना मिलेगा, VS। हाँ या ना। यस सर, और सेकेंडरी में करंट जो ये देगा वो मैं मान लेता हूँ IS। क्लियर है क्या, Yes, sir. हाँ या ना। Yes, sir. तो एक सिंपल डायग्राम क्लियर हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं कोर टाइप ट्रांसफार्मर। क्या बोलते हैं, कोर टाइप ट्रांसफार्मर। एक और ट्रांसफार्मर होता है, उसको हम लोग देखेंगे कैसे होता है। स्ट्रक्चर सेम है, बाकी चीज सब कुछ सेम है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर डिफरेंट है। 2 चैम्बर होते हैं, कितने चैम्बर होते हैं, 2। क्या ये डायग्राम सबको क्लियर हुआ है, Yes, sir. एकदम हर एक पॉइंट समझ में आना चाहिए। वोल्टेज अप्लाई किए VP, क्या अप्लाई किए, VP. करंट दिया IP, और ये प्राइमरी वाइंडिंग में फ्लो कर रहा है ना। Yes, sir. करंट चेंज करा क्योंकि AC है, क्या है, AC। और इस करंट चेंज के कारण जो फ्लक्स ये प्रोड्यूस करा वो भी चेंज कर रहा है, तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ हुआ। Yes, और sir. यही फ्लक्स पड़ोसी के साथ भी लिंक है, म्यूचुअल इंडक्शन, यस Yes, सर, sir. हाँ या नहीं। Yes, sir. और ये भी फ्लक्स टाइम के साथ चेंज करा है तो इसमें भी इंड्यूस ईएमएफ। यस यस, सर, अरे बोलो यार। Yes, sir. आपको आउटपुट लगाओगे तो उसमें वोल्टेज कुछ होगा ना, Yes. यस। ये तो वाइंडिंग में इंड्यूस है, ये VP इनपुट और इसको क्या बोलेंगे, आउटपुट। अरे हाँ या नहीं। Yes. तो ये आपका होगा इनपुट AC, ये आपका क्या है, इनपुट AC वोल्टेज है ये, और ये आउटपुट भी AC ही रहे। क्लियर है ना। यस सर, अब हम लोग देखेंगे एक और टाइप का ट्रांसफार्मर, उसको हम लोग बोलते हैं सेल टाइप ट्रांसफार्मर। क्या बोलते हैं, Cell सेल। type transformer. ठीक है ना। Sets में laminated को हाँ laminated को पूरा
बोलो बोलो। लैमिनेटेड को कहाँ होगा? मैं बताया ना, एक ही दिखा है, उसके पीछे एक और लगा हुआ है। ये जो स्ट्रक्चर दिखाया है ना, जिस पे बाइंडिंग की हो ना, और इसी पे बाइंडिंग की हो ना, Yes. इसके पीछे एक और है, इसके पीछे एक सब लगा हुआ है, तो इसी को बोलते हैं लैमिनेटेड कोड। अब यहाँ ध्यान दो, इधर ध्यान दो। उसके बाद हम लोग देखेंगे सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर। क्या देखेंगे? सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर। तो सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर इस तरह होता है, यहाँ पे 2 चैम्बर होता है। सेल किसको बोलते हैं? जैसे जो आतंकवादी लोग होते हैं ना, टेररिस्ट लोग, अरे है नहीं, Yes, sir. तो जैसे कोई भी क्रिमिनल वगैरह पकड़ा जाता है तो उसको जेल के अंदर लॉकअप में डाल दिया जाता है, उसको सेल बोलते हैं ना। Yes. अरे है नहीं, Yes, sir. अरे कोई कुछ नहीं बोलता है सेल बोलता है। Yes, sir. तो देखो एक कमरा है, मान लेते हैं एक कमरा है, ये कमरा है ना, Yes, sir. इस कमरे में 2 पार्ट कवर, इसको दो कमरे में कन्वर्ट कर देते हैं। सिंगल कमरा को कभी कभी देखता होगा कि 2 कमरे में कन्वर्ट कर देते हैं। Yes. अरे हाँ या ना? Yes. Yes, sir. तो इस कमरे को 2 कमरे में कन्वर्ट कर दो, मैंने कर दिया। दिख रहा है क्या? अरे हाँ या नहीं? Yes, sir. ये पूरा वॉल है और ये है, इसको हम लोग यहाँ पे 3 लिम्स हैं। कितने लिम्स हैं? 3। देखो बीच में दिख रहा है एक ये वाला, Yes, sir. Yes, sir. और एक वाला ये वाला दिख रहा है लेफ्ट में, Yes, sir. और ये राइट। कितने लिम्स हैं? 3। 3। और यहाँ पे जो वाइंडिंग होता है वो सेंट्रल लिंक पे होता है। कहाँ पे होता है? Central link। देखो कैसे होता है, ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ये तुम्हारा क्या है? प्राइमरी। क्लियर है? Yes, sir. हाँ या ना? ये आपका प्लस, ये आपका माइनस। याद रखना कि इंसुलेटेड होता है, सब एक दूसरे से क्या होता है? इंसुलेटेड। इसी के ऊपर दूसरा वाइंडिंग लगा दिए, इसी के ऊपर क्या लगा दिए? दूसरा वाइंडिंग। अब बोलोगे सर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ऐसा नहीं, क्योंकि इंसुलेटर है। अगर एक वायर है, नेकेड वायर नहीं है, उसके ऊपर प्लास्टिक का केस होता है ना, इसके ऊपर दूसरा भी वायर जा रहा है, उसको फर्क पड़ेगा? No, sir. पड़ेगा क्या? No, sir. लोग सिग्नल करता है। यहाँ पे गया ना, Yes. अरे बोलो यार, Yes, sir. यहाँ पे भी ऐसे वाइंडिंग जाएगा। क्लियर है क्या? Yes, sir. ये आपका प्लस माइनस, ये आपका प्लस माइनस। तो एडवांटेज देखो कितना अच्छा एडवांटेज है इसका। यहाँ पे मैं बताया था कि यहाँ बीच में गैप है, बीच में क्या है? गैप। Gap। तो ये फ्लक्स प्राइमरी में जो प्रोड्यूस हुआ और सेकेंडरी को जब दे रहा था, तो कुछ यहाँ पे लॉस हो सकता है ना, Yes। लेकिन यहाँ पे लॉस नहीं है क्योंकि एक दूसरे के ऊपर ही है। Yes, sir. तो यहाँ पे मैक्सिमम फ्लक्स लिंकेज होगा दोनों पड़ोसी के साथ, दोनों कॉइल के साथ। हाँ या नहीं? Yes, sir. क्लियर है ना? Yes, तो हाई वोल्टेज एप्लीकेशन के लिए ये यूज करते हैं। जब हाई वोल्टेज प्रोड्यूस करना हो ना, Yes, तो हम लोग मतलब जैसे मान लेते हैं कि छोटा छोटा वोल्टेज के साथ तुम अगर खेल रहे हो तो कोड टाइप यूज करो, अदरवाइज इसको क्या यूज करो? सेल टाइप। तो ये फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा एक वाइंडिंग, अरे करेगा ना, Yes, यहीं से प्रोड्यूस होगा। मान लेते हैं ये नॉर्थ, इधर क्या बन गया? साउथ। South। जब एक कॉइल होता है तो एक साइड में नॉर्थ, दूसरे साइड में साउथ। तो एक से आपका फ्लक्स निकलेगा ना, Yes। निकलने के बाद इसको 2 रास्ता दिख रहा है, लेफ्ट और राइट। अरे बोलो यार, Yes, sir. तो ये फ्लक्स 5 से निकला, लेकिन यहाँ पे जाने पर कितना हो गया? 5/2। और इधर भी कितना हो गया? 5/2। वापस से ये आया, फिर 5/2 इधर से एंटर किया और इधर से भी 5/2 एंटर किया। अरे हाँ या ना? Yes, sir. कोई दिक्कत है क्या? No, sir. तो क्या समझ में आया? Yes, sir. कोड टाइप और सेल टाइप ट्रांसफार्मर, Yes. एक होगा प्राइमरी वाइंडिंग, दूसरा सेकेंडरी। Secondary winding। इधर आप वोल्टेज अप्लाई किया कितना? VP। VP। ये करंट कितना दिया? IP। IP। आप इसमें इंड्यूस ईएमएफ होगा प्राइमरी में कितना होगा? EP। EP। सेकेंडरी में भी इंड्यूस ईएमएफ होगा कितना? ES। ES। क्योंकि करंट फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा और फ्लक्स टाइम के साथ क्या करेगा? Change। और ये भी करंट देगा, ये करंट कितना देगा? IS। IS। और यहाँ पे अगर कोई लोड लगाओगे तो यहाँ पे वोल्टेज मिलेगा। VS। हाँ या ना? Yes, sir. तो दिक्कत है क्या? No, sir. तो इसको हम लोग बोलते हैं सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर। सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर। क्लियर है ना? Yes, sir. सबको क्लियर है? Yes. चलो ये दोनों डायग्राम को कॉपी किया जाए जितना ट्वीट कर सको। तो ये कोड टाइप और सेल टाइप ट्रांसफार्मर है, लेकिन जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो बार बार इतना बड़ा डायग्राम थोड़े बनाएंगे। इसके लिए हम लोग सिंबल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? सिंबल। तो अभी हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे कि ट्रांसफार्मर 2 तरह के होते हैं। एग्जाम्पल देके बताए थे कि जब पावर जनरेटिंग स्टेशन में पावर जनरेट हो रहा है तो उसमें वोल्टेज क्या किया जाता है? बढ़ाया जाता है। अरे यार, Yes, sir. फिर जब लोग यहाँ पे आएगा सिटी में तो पावर को क्या किया जाता है? वोल्टेज को घटाया जाता है। तो 2 तरह का ट्रांसफार्मर होता है, एक जो वोल्टेज को बढ़ाएगा, दूसरा वोल्टेज को घटाएगा। तो एक को बोलते हैं स्टेप अप। स्टेप अप, जो वोल्टेज को बढ़ाता है उसको क्या बोलेंगे? स्टेप अप। वोल्टेज को जो घटाएगा वो स्टेप डाउन। अरे है नहीं? Yes. तो अब हम लोग देखेंगे कि ये वोल्टेज को कैसे बढ़ाएगा या घटाएगा।
अब ये देखो, ये दोनों डायग्राम को सिंबॉलिक वे में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो देखो, दो वाइंडिंग होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। एक आपका प्राइमरी वाइंडिंग को रिप्रेजेंट करेगा, करेगा ना? और ये लगा हुआ एक लिंक पे, कोर पे बंधा हुआ है जी, तो कोर के बदले एक लिंक पे ये दे दिए। क्लियर है क्या? फिर ये क्या हो गया? सेकेंडरी वाइंडिंग, और ये भी एक कोर पे रखा हुआ है। तो ऐसे करके होगा। अब डायग्राम चेंज करेगा स्टेप अप और स्टेप डाउन में। अभी मैं एक सिंपल को डायग्राम बना रहा हूँ। तो बताओ, अगर कोई पूछे कि बताइए ये आपने किसका सिंबल रिप्रेजेंट किया है, तो ये ट्रांसफार्मर का है। किसका है? ट्रांसफार्मर। और हर एक पार्ट में बता रहा हूँ, देखो यही पार्ट आपका ट्रांसफार्मर को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। बाकी वायर्स निकले हुए हैं, इधर से इनपुट डालोगे, इधर से आउटपुट लोगे। ये आपका प्राइमरी वाइंडिंग, ये आपका सेकेंडरी वाइंडिंग। ये जो दो लाइन नंबर खींचे वो कोर, क्या है? कोर। इधर आपका वोल्टेज, अरे हाँ या नहीं? क्या डालोगे? ईपी। इधर इंड्यूस ईएमएफ होगा क्या? ईपी। करंट ये आईपी सप्लाई करेगा। इधर पे आउटपुट वोल्टेज आपको क्या मिलेगा? वीएस। और करंट कितना था? आईएस। तो ये है सिंबल किसका? ट्रांसफार्मर। किसका है? ट्रांसफार्मर। अब दो तरह का, दोनों का ट्रांसफार्मर का डायग्राम चेंज करेगा। ये मत ड्रॉ कर देना, ये मैं सिंपल एक डायग्राम ड्रॉ किया हूँ। सब लोग इस डायग्राम को ड्रॉ करें। मैग्नेटिक फ्लक्स कितना प्रोड्यूस हुआ है? 5, जो कि अल्टरनेटिंग इन नेचर होगा। कैसा नेचर होगा? ऐसा इसलिए क्योंकि जो प्रोड्यूस कर रहा है इसको, जो करंट प्रोड्यूस कर रहा है, कौन करंट प्रोड्यूस कर रहा है? आई। ये भी अल्टरनेटिंग है। कैसा है? अल्टरनेटिंग। तो फ्लक्स का कोई भी वैल्यू लिख सकते हो। phi is equal to phi naught sin ओमेगा। अल्टरनेटिंग करंट को कैसे डिनोट करते हैं? साइन या कोसाइन फंक्शन से ना यार। phi is equal to phi naught sin ओमेगा t, कुछ भी मान सकते हो, अपनी मर्जी मानो। अरे बोलो यार। अब ये जो फ्लक्स लिंक है वो प्राइमरी वाइंडिंग के साथ भी लिंक है और सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ। और टाइम के साथ क्या हो रहा है? चेंज। तो इंड्यूस ईएमएफ होगा। तो सबसे पहला निकालते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ इन प्राइमरी वाइंडिंग। इन प्राइमरी वाइंडिंग। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन प्राइमरी वाइंडिंग अगर हम लोग ईपी से डिनोट करते हैं तो फॉर्मूला होता है -n d∅dt। एक्चुअली फॉर्मूला होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ का -n d∅dt। लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी वाइंडिंग में कितना मान है? n। हाँ या नहीं? तो EP इज इक्वल टू हो जाएगा -np into d∅dt। और फ्लक्स को तुम आगे डिफरेंशिएट भी कर सकते हो, मैं नहीं लिखूंगा, बस इतना ही करके छोड़ दूंगा। अरे बोलो यार। सेम फ्लक्स किसके साथ लिंक है? सेकेंडरी। अगर कोई भी लॉस नहीं है, अरे बीच में अगर कुछ भी लॉस नहीं हो रहा तो डायरेक्टली किसके साथ लिंक है? सेकेंडरी। और चूंकि फ्लक्स चेंज करा तो सेकेंडरी वाइंडिंग में भी इंड्यूस ईएमएफ होगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी वाइंडिंग। इन सेकेंडरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग आपका हो जाएगा ES रिप्रेजेंट करें -NS into d∅dt। इसको साथ में फ्लक्स लिंक कितना है? 5। रहना यार। दोनों को डिवाइड कर दो। अगर हम लोग डिवाइड कर दें तो हो जाएगा 1 divided by 2, तो हो जाएगा EP/ES। अरे बोलो यार। d∅dt कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, NP/NS। है नहीं? अब देखो, मान लेते हैं यहाँ पे तुम वोल्टेज 10 वोल्ट का लगाए हो और यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है। अगर बीच वाला वायर में कोई भी लॉस नहीं, अगर 10 वोल्ट लगाया तो बल्ब के अक्रॉस में कितना वोल्टेज अप्लाई होगा? 10। तो प्राइमरी वोल्टेज कितना अप्लाई कियो? VP। और इंड्यूस ईएमएफ कितना हुआ है? EP। तो उतना ही इंड्यूस ईएमएफ होगा जितना तुम अप्लाई कियो। अरे है नहीं? लेंजेस लॉ क्या करता है? इंड्यूस ईएमएफ विल अपोज ना। तो यहाँ पे VP है तो यहाँ पे क्या होगा? EP। अगर लॉस नेग्लिजिबल मान रहे हो, क्या मान रहे हो? नेग्लिजिबल। कोई भी लॉस नहीं हो रहा है इस वायर में, इधर भी, तो VP इज इक्वल टू हो जाएगा EP और ES इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो मैं बोल सकता हूँ EP इज इक्वल टू VP और ES इज इक्वल टू VS। अरे है नहीं? कब? इफ लॉस इन कनेक्टिंग वायर्स, लॉस इन कनेक्टिंग वायर इज नेग्लिजिबल, इज नेग्लिजिबल। अगर नेग्लिजिबल है तो इक्वेशन आ जाएगा EP के जगह पे क्या आ जाएगा? VP। ES के जगह पे क्या आ जाएगा? VS और NP/NS। हाँ या नहीं? इसी को जब पलटे हुए तो ये हो जाएगा VS और ये क्या आ जाएगा? VP। ये हो जाएगा NS/NP। इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वोल्टेज का रिलेशनशिप बता रहा है।
इसका रिलेशनशिप बता रहा है वोल्टेज, सेकेंडरी वोल्टेज और प्राइमरी, नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी और प्राइमरी, और NS by NP को बोलते हैं टर्न्स रेशियो। क्या बोलते हैं? टर्न्स रेशियो। के नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी को टर्न्स रेशियो भी बोलते हैं। अब देखो अगर सेकेंडरी में ज्यादा हो, इधर ध्यान दो, सेकेंडरी में ज्यादा टर्न्स हो, प्राइमरी में क्या हो? कम। अरे हाँ या नहीं? तो VS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? VP इंटू NS by NP। जैसे इसी इक्वेशन से मैं बोल रहा हूँ कि NS अगर NP से ज्यादा है, मान लेते हैं NS में 100 टर्न है और NP में 10 है, प्राइमरी वोल्टेज तुमने अप्लाई किया, मान लेते हैं 10 वोल्ट, कितना वोल्टेज अप्लाई किया? 10। तो VS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इस इक्वेशन से? VP इंटू NS by NP। VP कितना है मेरे पास? 10, NS कितना है? 100 और NP कितना है? 10, 100 वोल्ट हो गया। तो प्राइमरी में तुमने 10 वोल्ट दिया, इधर कितना मिल रहा है? 100। वोल्टेज बढ़ने गया, यानी जो वोल्टेज बढ़ रहा है और घट रहा है वो किसके कारण हो रहा है? नंबर ऑफ टर्न्स के। हाँ या ना? हम करंट को भी रिलेट कर सकते हैं, ये पहला इक्वेशन था। देखो यहाँ ध्यान दो, दूसरा इक्वेशन अगर इनपुट पावर माने, क्या माने? इनपुट पावर। इधर ध्यान दो, ये इधर आ गया, अभी कल फिर बताएंगे। ये है इनपुट पावर। इनपुट पावर क्या होगा? इनपुट वोल्टेज इनटू करंट। इनपुट वोल्टेज कितना है? VP और करंट कितना है? IP। आउटपुट पावर, आउटपुट वोल्टेज कितना है? VS और कितना है? IS। बताए थे पावर कांस्टेंट होता है। पावर क्या होता है? कांस्टेंट। तो अगर कांस्टेंट पावर है तो इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट। अगर कोई भी लॉस नहीं हो रहा है तो इनपुट इज इक्वल टू क्या होगा? आउटपुट। तो हम लोग लिख सकते हैं VP इंटू IP इज इक्वल टू VS इंटू IS। IS को इधर ले जाओ, VP को उधर ले जाओ, या नहीं? हो जाएगा IP बाय IS इक्वल टू VS बाय VP। हाँ या ना? लेकिन VS बाय VP कितना था? NS बाय NP। तो ये है यूनिवर्सल फॉर्मूला ट्रांसफार्मर में। वोल्टेज सेकेंडरी, प्राइमरी, करंट प्राइमरी, सेकेंडरी, नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी, प्राइमरी, तो कोई भी चीज दिया हो इस इक्वेशन से निकाल सकते हो। यही है यूनिवर्सल फॉर्मूला ट्रांसफार्मर।